Assalamu alaikum. The next topic of our discussion is cost volume profit analysis, which is also termed as CVP analysis. Basically, it's a managerial tool to make certain decisions, and the decisions are related to cost, volume, and the impact of these on the profits of the business. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप डे टू डे लाइफ में देखना चाहें तो आप इस तरह के डिसीजंस चेक करते हैं, जैसे कि अगर किसी भी डिसीजन की वजह से फ़र्म की कॉस्ट बढ़ रही है या कम हो रही है तो उसका फ़र्म के प्रॉफिट्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक ऐड लॉन्च करना चाह रहे हैं तो ऐड लॉन्च करने से क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या हम उसको ओके करें या ना करें, ऐड पे खर्चा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो उसका डिसीजन आप कैसे करते हैं। डेफिनेटली जब आप ऐड बनाएंगे तो उस पर आपकी कॉस्ट इनकर होगी, ठीक हो गया। तो उस कॉस्ट को आप डिटर्मिन करेंगे कि उस कितना खर्चा होगा एडवर्टीज़मेंट का, एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस कितना होगा। जब एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस हो जाएगा तो उसके बाद डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट वॉल्यूम पर आएगा कि आपकी सेल्स बढ़ेंगी। डेफिनेटली पहले आपको प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, उसके बाद उसका इम्पैक्ट सेल्स पर आएगा कि सेल्स भी बढ़ेंगी आपकी। तो जब आपका वॉल्यूम प्रोड्यूस या वॉल्यूम सोल्ड इंक्रीज़ करता है तो इन दोनों का इम्पैक्ट प्रॉफिट्स पे क्या आएगा। तो डिसीजन मेकिंग इसी बुनियाद पर होती है कि अगर ये दोनों चेंज इंप्लीमेंट करने के बाद अकाउंटेंट्स चेक करते हैं कि अगर तो फर्म के प्रॉफिट्स इंक्रीज़ कर जाते हैं तो फिर हम उस चेंज को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। लेकिन अगर जो भी एस्टिमेटेड फिगर्स हैं या जो भी प्रिडिक्शंस हैं, उन प्रिडिक्टेड फिगर्स की वजह से आपको पता चल रहा है कि प्रॉफिट्स आपके नहीं बढ़ रहे या प्रॉफिट्स पहले से उतने नहीं बढ़ रहे जितनी कॉस्ट और वॉल्यूम में इंक्रीज़ आ रहा है, तो फिर डेफिनेटली आप उस चेंज को रिकमेंड नहीं करते। अब यहाँ पर जो एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस या जो भी वॉल्यूम में इंक्रीज़ होता है, ये हमारी एक्सपेक्टेड फिगर्स होती हैं कि अगर हम आज ऐड बनाएं तो उस पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑलरेडी आपको एक सेट प्रिडिक्टेड फिगर्स देगा कि हमारा एडवर्टीज़मेंट पे तकरीबन इतना खर्चा हो जाएगा, 2 लाख 3 लाख। सेल्स कितनी बढ़ेंगी, लेट से 5 लाख 6 लाख यूनिट्स मजीद सेल आउट होना शुरू हो जाएंगे नॉर्मल से ज़्यादा। तो इस तरह जो प्रिडिक्टेड फिगर्स होती हैं उनकी बेसिस पर अकाउंटेंट उसको कैलकुलेट करके बता देते हैं कि प्रॉफिट्स में इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। पड़ेगा तो फिर हम डेफिनेटली चेंज को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, अदरवाइज वो डिसीजन वहीं पर जब पोज हो रहा होता है वहीं पर ही रिजेक्ट हो जाता है। डेफिनेटली हर टीम उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करती है। जैसे मार्केटिंग टीम इस चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश करेगी कि हमारे एड से सेल्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट बढ़ेगा और वो डेफिनेटली प्रॉफिट्स को भी इन्हांस करेगा, तो वो उसकी कैलकुलेशंस लेकर आते हैं। लेकिन आपने एज अ फाइनेंशियल मैनेजर उसको चेक भी करना होता है कि क्या वो वाकई ऐसा होगा या नहीं होगा, या बहुत ज़्यादा आप पॉजिटिव होकर सोच रहे हैं। नाउ द सीवीपी एनालिसिस में बेसिकली बेटा हम लोग सिर्फ इन 3 फैक्टर्स पे बात करते हैं। एक हमारे पास कॉस्ट होती है। कॉस्ट बेसिकली फॉर्म में 2 तरह की होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है और फिक्स कॉस्ट होती है। इन दोनों को हम लोगों ने इन डिटेल फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। वेरिएबल कॉस्ट बेसिकली दैट increases with the increase in the production level and decreases with the decrease in the production level, जैसे मटेरियल है, जैसे लेबर है। फिक्स कॉस्ट है, सॉरी डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर है। फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसका प्रोडक्शन लेवल के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, दैट ऑलवेज रिमेन्स फिक्स्ड ओवर अ नंबर ऑफ यूनिट्स, राइट। ये वेरिएबल कॉस्ट और जो फिक्स कॉस्ट है, ये दो कॉस्ट एलिमेंट हैं जो हम इसमें चैप्टर में डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम से मुराद हमारा नंबर ऑफ प्रोडक्शन भी हो सकता है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड भी हो सकता है। यहाँ पर इस चैप्टर में हम इसको सेल यूनिट्स के हिसाब से वॉल्यूम को देखेंगे कि यूनिट सेल आउट कितने हो रहे हैं कंपनी के। और प्रॉफिट बेसिकली डिफरेंट टाइप का प्रॉफिट होता है कंपनी की। अगर आप इनकम स्टेटमेंट देखें तो उसमें ग्रॉस प्रॉफिट भी होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी होता है, बट ओवर हियर इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट द नेट प्रॉफिट। सो बेसिकली ये 3 एलिमेंट्स हैं, सेल्स, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। इनका बेसिकली हम मिक्स करेंगे इस चैप्टर में। इसके लिए बेटा हम लोगों को ज़रूरत है कि हम एक कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखें। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन को सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवा दूँ कि कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है। आम हालात में जब आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, जो आप लोगों को मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट हम लोग सिखाते हैं, उसमें हम कहते हैं सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, हम कहते हैं कि जनाब आपके पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। अब तक स्टूडेंट्स ऐसे ही करते आए हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं सेल्स माइनस सीजीएस गिव्स राइज टू ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट जिसे आप कहते हैं। लेकिन जो सीजीएस होती है उस सीजीएस के अंदर आपकी फिक्स कॉस्ट भी शामिल होती है और आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल होती है। इस एनालिसिस को रन करने के लिए आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है कंट्रीब्यूशन मार्जिन अप्रोच पर। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, लेकिन उससे पहले देखें कि अगर सेल्स में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल पोर्शन ऑफ कॉस्ट डिडक्ट कर दें तो आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है।
सो द फॉर्मूला ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है? सेल्स माइनस द वेरिएबल पोर्शन ऑफ द प्रोडक्शन, माइनस करें कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया, जिसको हम CMB कहते हैं, राइट? नाउ दिस इज अ क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व टुडे, और आज के लेक्चर में, इस लेक्चर में सिर्फ यही एक क्वेश्चन है जो आपने सॉल्व करना है। देखिएगा स्टूडेंट्स, 90 यूनिट्स हैं किसी भी प्रोडक्ट PR के, प्राइस कितनी गिवन है? 100 रुपीज़ पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों को वेरिएबल कॉस्ट सेपरेट नहीं करनी पड़ेगी, इस चैप्टर की जो एक्सरसाइजेज हैं उसके अंदर आपको वेरिएबल कॉस्ट का डाटा सेपरेट गिवन है, राइट? अदरवाइज अगर जब इस तरह की डिसीजन मेकिंग कंपनी में हो रही होती है तो फिर वो वेरिएबल कॉस्ट को सेपरेट आउट करके कैलकुलेट करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है। वेल द वेरिएबल कॉस्ट इज गिवन ओवर हियर 75 रुपीज़ पर यूनिट है। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 2250। ये डाटा ही अवेलेबल है आप लोगों को, और सारे क्वेश्चन हम इसी डाटे के ऊपर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन अप्रोच देखिएगा इनकम स्टेटमेंट की। दिस इज द इनकम स्टेटमेंट, अ वेरी स्मार्ट एंड वेरी शॉर्ट फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेप इसमें से ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि सेल्स में से लेस कर दें वेरिएबल कॉस्ट, दैट इट विल गिव राइज टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से आपने फिक्स कॉस्ट माइनस कर देनी है, आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। अगर पॉजिटिव फिगर आ रही है तो प्रॉफिट है, नेगेटिव फिगर आ रही है तो आपके पास लॉस है। दिस इज जस्ट द इनकम स्टेटमेंट। नाउ जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम द प्रैक्टिस क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू, या अगर आपने कोई सॉल्व करना है तो इसमें इज जस्ट इज दैट यू नीड टू प्रिपेयर दिस इनकम स्टेटमेंट। तो वी विल जस्ट क्लब इन द फिगर्स इनटू दिस फॉर्मेट एंड विल गेट द रिजल्ट। लेट्स चेक इट आउट। लेट्स प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो एक्सट्रीम लेफ्ट मार्जिन पे देखिएगा, सेल्स सेल्स उन्होंने आपको बताया कि 90 यूनिट्स हैं। कितने यूनिट्स हम सेल आउट कर रहे हैं? 90। मैं एक दफ़ा दोबारा चेक करवा देती हूँ। ये देखिए 90 यूनिट्स हैं और प्राइस कितनी है? 100। वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 75 और फिक्स कॉस्ट गिवन है 2250। नाउ इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको सेल्स का वॉल्यूम गिवन होगा। ये एक्चुअली होता है फॉर्मूला प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, कि क्या प्राइस सेट की हुई है, प्राइस पर यूनिट कितनी है और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितने हैं। तो प्राइस को हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके सेल्स रेवेन्यू निकालते हैं। नाउ प्राइस गिवन है 100 रुपीज़, यूनिट्स आप कितने सेल आउट कर रहे हैं? 90। अब जैसे ही वो आपको बता देना कि यूनिट्स 90 हैं, तो यहाँ पर इस चीज़ को आप रट्टा लगा लें कि सेल्स में जितने यूनिट्स होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन मार्जिन में भी उतने ही यूनिट्स होते हैं। तो ये देखें 90 एज इट इज़, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि समटाइम स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट के लिए यूनिट्स गिवन नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट की सिर्फ कॉस्ट पर यूनिट गिवन है। तो ये अंडरस्टूड बात होती है बेटा कि इनकम स्टेटमेंट में जितने यूनिट्स सेल आउट हो रहे होते हैं ना, वेरिएबल कॉस्ट भी उतने ही यूनिट्स की होती है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी उतने ही यूनिट्स का होता है। ठीक हो गया? वो इनकम स्टेटमेंट बेसिकली उतने नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के लिए प्रिपेयर की जा रही है। सो द थिंग इज दिस कि सेल्स हो रहे हैं आपके 90 यूनिट्स, प्राइस कितनी है एक यूनिट की? 100 रुपीज़। सो प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी गिव राइज टू 9000 रुपीज़। नाउ माइनस करना है उसमें से हमने वेरिएबल कॉस्ट को। वेरिएबल कॉस्ट कैसे आपने निकाली? यूनिट्स कितनी है? अगेन 90। उन 90 यूनिट्स पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 75 रुपीज़। मल्टीप्लाई बाय 75 विद 90 यू विल गेट 6750, 6750। अब माइनस करें इसको, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इट विल गिव्स राइज टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन आया 2250 का। यहाँ पर भी इसको चेक कर लें, आपके पास नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितने हैं? 90। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कैसे निकलता है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, एक यूनिट का कितना है? इट मीन्स 100 माइनस 75 25। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कितना है? 25। तो अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट में भी निकालना चाहें तो उसका फॉर्मूला क्या है? सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिव्स राइज टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। नाउ जब आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया, अब इसमें से आप अपनी फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें। फिक्स कॉस्ट हमारे पास इस केस में गिवन थी 2250। कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से जब मैंने फिक्स कॉस्ट माइनस की तो आई वाज कि ना प्रॉफिट हुआ है और ना ही लॉस हुआ है। आप लोगों ने टर्म सुनी होगी ब्रेक इवन पॉइंट की। ब्रेक इवन पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट होता है जहाँ पर फर्म इतने यूनिट्स बेच रही होती है कि ना तो उसका कोई प्रॉफिट होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस की स्टेज होती है, नो प्रॉफिट नो लॉस की स्टेज होती है। यहाँ पर भी देखिएगा कि इस इनकम स्टेटमेंट में मुझे किसी किस्म का कोई प्रॉफिट नहीं है, किसी किस्म का कोई लॉस नहीं है। अब एक बात याद रखिएगा, इसको हम इस तरह भी इंटरप्रेट करते हैं
कि अगर 90 से 1 यूनिट भी ऊपर बेचा तो हम प्रॉफिट में आ जाएंगे, और अगर 90 यूनिट से 1 यूनिट भी कम बेचा तो हम ऑटोमेटिकली लॉस में चले जाएंगे। ठीक हो गया। नाउ इसी इनकम स्टेटमेंट में देखिएगा स्टूडेंट्स, डिफरेंट क्वेश्चंस आप लोगों को आ सकते हैं। जैसे अभी इनकम स्टेटमेंट तो आप लोगों ने बना ली, अब आप लोगों को मल्टीपल चेंजेस वो करने को कह सकते हैं कि मल्टीपल चेंजेस करें इनकम स्टेटमेंट में और दोबारा से प्रॉफिट या लॉस को डिटर्मन करें। तो वो चेंजेस जो आपको क्वेश्चन में या एक्सरसाइज में आ सकते हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले हो सकता है कि वो आपसे ये कहे कि सेल्स इंक्रीज कर दें बाय 10 यूनिट्स, राइट। सबसे पहला चेंज हम इस इनकम स्टेटमेंट में क्या कर रहे हैं कि हम अपने यूनिट्स को इंक्रीज कर रहे हैं 10 यूनिट्स को। ओके जी, 90 यूनिट्स पहले सेल आउट हो रहे थे, अब हम कितने यूनिट्स को सेल आउट कर रहे हैं, 10 यूनिट्स इसमें और ऐड ऑन कर दें तो हमारी सेल्स इंक्रीज कर गई है, बट 10 यूनिट्स तो हम 90 से मूव ऑन करके आ गए 100 पर। नाउ एक तो मेरा कर्सर गायब हो जाता है। नाउ सेल्स भी अगर 100 यूनिट्स की है तो वेरिएबल कॉस्ट भी 100 यूनिट्स की है, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन भी हम 100 यूनिट्स का निकालेंगे। नाउ और किसी चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ यही एक चेंज था जो उसने हमें कहा था इनकॉर्पोरेट कर दें। इट मीन्स सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी सेम है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी सेम है, इन दोनों को माइनस करें तो कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट भी सेम है। नाउ चेक कीजिएगा, 100 इंटू 100 10,000, 75 इंटू 100 7500 इज अ वेरिएबल कॉस्ट, 10,000 minus 7,500 gives rise to 2,500. The fixed cost is the same, that is 2,250 minus किया, now your firm is in profits, और प्रॉफिट कितना है 250 रुपीज़ का प्रॉफिट आ रहा है आपको। एक यूनिट जो एक्स्ट्रा सेल आउट होता है वो आपको प्रॉफिट देता है 25 रुपीज़ का। ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन होता है ना, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, ये हमें बता रहा होता है कि हमें एक प्रोडक्ट पे प्रॉफिट कितना है, 25 रुपीज़ का प्रॉफिट है आपको। इन सिंपल वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपने एक यूनिट एक्स्ट्रा बेचा तो आपको 25 रुपये प्रॉफिट होगा, और अगर आपने एक यूनिट भी 90 रुपीज़ से कम बेचा तो आपको 25 रुपये का लॉस होगा। ब्रेक इवन पॉइंट पे ये सिचुएशन होती है, इस तरह हम इसको इंटरप्रेट करते हैं। नेक्स्ट चेंज, सेकंड चेंज है स्टूडेंट्स के सेल्स प्राइस बढ़ रही है। लास्ट में क्या था, सेल्स यूनिट्स बढ़ रहे थे, राइट, ये यूनिट्स में इंक्रीज आ रहा था। नाउ द सेकेंड इम्पैक्ट जो आप लोगों ने शो करना है अपने प्रॉफिट्स के ऊपर, दैट इज कि अगर आपकी सेल्स प्राइस बढ़ जाए 10%, तो लास्ट में देखिएगा हमारी सेल प्राइस थी 100 रुपीज़ पे हम एक यूनिट को सेल आउट कर रहे थे। अब 100 रुपीज़ में आप उसका 10% ऐड ऑन कर दें, इट मीन्स 100 मल्टीप्लाई बाय 1.1 मल्टीप्लाई किया, आपके पास आएगा 110, या अदरवाइज आप 10% ऑफ 100 लें, कैलकुलेट करें, 10 बन जाएगा, उसको 100 में ऐड ऑन कर लें, 110 बन जाएगा। जिस तरह मर्जी आप कैलकुलेट करना चाहें, आपकी मर्जी है। बाकी सारे डाटा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, रेस्ट ऑफ द डाटा इज सेम। गौर से देखिएगा, यूनिट सेम है, सेल्स यूनिट 100 हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट भी 100 यूनिट्स की है, डेफिनेटली कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन भी 100 यूनिट्स का है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम है, फिक्स कॉस्ट सेम है। नाउ सिर्फ एक फ़र्क पड़ा है कि सेल्स प्राइस पर यूनिट में 10% इंक्रीज आ गया। अब इसके चेंज से क्या होगा कि आपका कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन वेरी कर जाएगा, 110 माइनस 75, 110 minus 75, the contribution margin in this particular case is 35 rupees, right? Now इसको इनकम स्टेटमेंट को सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करें 110 इंटू 10, 110 इंटू 100, 11,000 सेल्स रेवेन्यू है आपका, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 75 इंटू 100, 7,500 की, माइनस किया, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया 3,500 का, वेरिएबल फिक्स कॉस्ट सेम है 2,250, इन दोनों का डिफरेंस क्या है हमारे पास, प्रॉफिट 1,250 प्रॉफिट है आपके पास। नाउ यहाँ पर उन्होंने स्टूडेंट्स इसको एक चेंज भी बताया हुआ है कि अगर आप सेल्स में, सेल प्राइस में आपका ओवरऑल 1,000 का चेंज आया तो आपके प्रॉफिट्स भी 1,000 से बढ़ गए हैं। इसका कंपैरिजन करेंगे आप अपनी लास्ट इनकम स्टेटमेंट से। लास्ट इनकम स्टेटमेंट में आपके रेवेन्यूज थे 10,000 के, अब आपके रेवेन्यूज हो गए हैं 11,000 के। लास्ट में आपका प्रॉफिट कितना था 250 का, अब आपका प्रॉफिट कितना है 1,250 का। तो इसमें बेसिकली वो आपको बता रहे हैं कि सेल्स प्राइस में अगर आप 10% इंक्रीज आता है तो प्रॉफिट्स भी आपके उसी परसेंटेज के हिसाब से बढ़ रहे होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, सो नाउ हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे प्रॉफिट्स में सिर्फ हम लोगों की सेल्स प्राइस में 10% इंक्रीज आया है, तो सेल प्राइस सिर्फ 10% बढ़ाने से आपके प्रॉफिट्स मल्टीपल टाइम्स बढ़ गए हैं। 250 से आप मूव ऑन करके आ गए हैं
1000 टू 50 के ऊपर आपके जो प्रॉफिट्स में इंक्रीज है वो मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू सेल्स प्राइस में जो इंक्रीज आया है। नाउ द थर्ड इम्पैक्ट इज इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन सेल्स प्राइस बाय 10%। अगर आपकी सेल्स प्राइस 10% कम हो जाए तो फिर आपका इनकम स्टेटमेंट के ऊपर क्या फ़र्क आएगा। सेम फॉर्मेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर्मेट पर इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। अब यहाँ पे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास प्राइस पर यूनिट थी 100 रुपीज़, उसमें से 10 रुपीज़ 10% उसका कम कर दें। आप 10% ऑफ 100 लें, 10 बन जाएगा, 100 में से 10 माइनस करें, 90 आ जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह कैलकुलेट कर लें। नंबर ऑफ यूनिट्स, द क्वांटिटी Q मल्टीप्लाई बाय प्राइस P दैट इज 90। सेल्स रेवेन्यू आपके पास आ गया 9000 का। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है। 100 यूनिट्स ऊपर है तो 100 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट है, मल्टीप्लाई बाय 75 यू विल गेट 7500। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है 1500। फिक्स कॉस्ट सेम है। फिक्स कॉस्ट इस केस में एक्सीड कर गई है तो यहाँ पर आप नेट लॉस में हैं और नेट लॉस कितना है आप लोगों का 750 का लॉस है। यहाँ पर आप लोगों का लॉस मेंशन है 750। तो इसमें बेसिकली ये होता है स्टूडेंट्स, इसी तरह स्टूडेंट्स हम लोग इस लॉस को भी हम इस तरह इंटरप्रेट करते हैं कि सेल्स प्राइस में डिक्रीज बेशक 10% आया है लेकिन आपके जो प्रॉफिट्स और लॉस होता है उस पर इसका इम्पैक्ट बहुत मल्टीपल टाइम ज़्यादा आता है। तो अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो सेल्स प्राइस सिर्फ 10% कम हुई है लेकिन जहां आप पहले प्रॉफिट में थे अब वहां आपका लॉस मल्टीपल टाइम्स बढ़ गया है। पहले आप 250 का प्रॉफिट था, अब बल्कि आप उल्टा लॉस में आ गए हैं 750 के। तो सेल्स प्राइस में माइनर सा चेंज प्रॉफिट और लॉस में ह्यूज चेंज लेकर आता है, just because of leverage, just because of the fixed cost that is in the part of the system. नेक्स्ट चेंज देखिएगा स्टूडेंट्स कि अगर हम सेल्स को इंक्रीज कर दें, सेल्स इट मीन्स अब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं कि वॉल्यूम को इंक्रीज कर दें बाय 50%। लास्ट जो आप लोगों की इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है इसके अंदर ये चेंज इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब सेल्स पहले हमारे पास सेल्स कितनी थी 100 यूनिट्स, इसमें आपने 50% यूनिट्स और बढ़ा दें तो 150 यूनिट्स हो जाएंगे आपके। अगेन 150 यूनिट्स अगर सेल्स में है तो 150 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट और 150 यूनिट्स की ही कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन है। सॉल्व करके देखें ये आपका नो प्रॉफिट नो लॉस की स्टेज बन गई है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी आपका 2250 का आ रहा है, फिक्स कॉस्ट आपकी अगेन 2250 है और प्रॉफिट लॉस कैसे आपका नील, इट मींस नो प्रॉफिट नो लॉस इन दिस पर्टिकुलर केस। अब यहाँ पर ये है कि स्टूडेंट्स दो चेंजेस आप लोगों को इकट्ठे इंट्रोड्यूस करवा रही हैं। पहला कह रही हैं कि सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं अप टू 100%। तो आप सेल्स वॉल्यूम देखिए पहले आप 100 यूनिट्स पे थे अब आप डबल पे हो चले गए, 100% इंक्रीज आ गया, इट मीन्स 200 यूनिट्स अब आप सेल आउट कर रहे हैं। और साथ ही साथ क्या है 10% डिक्रीज इन सेल्स प्राइस। कोई इन्होंने मेजर ऐसा डिसीजन लेने लगे हैं जिससे आपकी सेल्स प्राइस वो कम कर देंगे और वॉल्यूम आपका बढ़ जाएगा। जैसे समटाइम्स लोग अक्सर ये सजेशन देते हैं कि अगर आप थोड़ा सा अपना सेल्स प्राइस कम कर दें तो उससे आपके नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बढ़ जाएंगे, तो उसका वो इम्पैक्ट चेक करना चाह रहे हैं। तो ये देखिएगा कि अगर वो सेल्स प्राइस डिक्रीज कर दें 10%, तो 100 से उन्होंने अपने अगर सेल्स प्राइस डिक्रीज कर दिया 90 पर, तो इसका इम्पैक्ट देखिएगा कि आप प्रॉफिट में आ गए हैं 750 के। तो अगर आप अपनी बेस से इसको कंपेयर करके देखेंगे कि अगर बेस इनकम स्टेटमेंट में लेट्स से अगर आपका प्रॉफिट 500 है और अब प्रॉफिट 750 आ रहा है तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर दिस डिसीजन कि इसमें हमारे प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। नाउ दिस इज अनदर इनकम स्टेटमेंट जहाँ पर फिर दो चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज कर गया 10% 100%। तो पहले आप 100 यूनिट सेल आउट कर रहे थे, अब आप 200 यूनिट सेल आउट करेंगे। बाकी सेल्स प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन सेकंड चेंज क्या है कि फिक्स कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेज अप टू ₹2500। फिक्स कॉस्ट भी बढ़ रही है और बढ़कर अब वो कहाँ पे चली गई है 2250 से बढ़कर 2500 पे चली गई है। सो नाउ इन दोनों चेंजेस को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। एक हमने अपने सेल्स यूनिट्स बढ़ाए और दूसरा हमें अपने फिक्स कॉस्ट 2250 से चेंज करके 2500 कर दी। इनकम स्टेटमेंट बनाएं, क्या इम्पैक्ट आ रहा है कि आपका प्रॉफिट कितना हो गया 500। ये डिफरेंट स्टूडेंट्स आप लोगों को इस तरह इनकम स्टेटमेंट्स बनाने को कहेंगे, डिफरेंट चेंजेस इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी आपको। ये देखें ये एक और एग्जांपल है, impact of increase in variable cost per unit, it means rest of the data is same, like 2500 फिक्स कॉस्ट है, यूनिट्स भी सेम है लास्ट जो आप लोगों ने इनकम स्टेटमेंट बनाई है उससे, लेकिन इसमें वाहिद चेंज कहाँ आ रहा है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पर। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में क्या चेंज है कि वो 75 से इंक्रीज करके 20% उसमें इंक्रीज आना है।
तो जब मैंने इसमें 20% ऐड ऑन किया, 20% ऑफ 75 लेकर उसमें ऐड ऑन कर दें तो वो 90 रुपीज़ पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट बन गई है। अब आपका कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन इस वक्त नील है, राइट। तो आपका लॉस कितना है? योर लॉस इज इक्वल टू योर फिक्स कॉस्ट, क्योंकि आपकी वेरिएबल कॉस्ट, आपकी जो सेल्स जो थी वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर रही थी, फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए आपके पास किसी किस्म का मार्जिन मौजूद नहीं था। दैट्स व्हाई योर फर्म इज इन लॉस इक्वल टू योर फिक्स कॉस्ट। ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास क्रक्स है बेसिकली, ये सारे फॉर्मूलाज हैं वो छोटे छोटे जो मैंने बेसिकली सिर्फ इसी 5 स्टेप इनकम स्टेटमेंट में से डेवलप किए हैं। ये आप लोगों के पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट थी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो इसको फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने इक्वेशन फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और इसको प्लस माइनस अगर करके देखें तो हम अगर वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे माइनस हो रही है तो इक्वालिटी के उस साइड पे जाकर प्लस भी हो जाएगी। इट मींस कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन में वेरिएबल कॉस्ट ऐड ऑन कर दें तो हमारे पास अगेन सेल्स आ जाएंगी। नाउ ये लास्ट 3 जो आप लोगों के पास एलिमेंट्स हैं इनको देखिएगा, इसका फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस फिक्स कॉस्ट। तो देखिएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। अगेन प्लस माइनस करके देख रही हूँ मैं, ये जो फिक्स कॉस्ट यहाँ पे माइनस हो रही है, अगर इस साइड पे जाके प्लस हो जाए इक्वालिटी के ऑपोजिट साइड पर, तो अगेन फॉर्मूला क्या बन जाएगा? दैट कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज आल्सो इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, राइट। नाउ इस ये सिचुएशन है इसको मैं ऐसे भी राइट डाउन कर सकती हूँ, बिकॉज ये जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है इन दोनों को कंबाइन किया गया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये बेसिकली इसको अपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। मैं कोई भी एक छोटा सा क्वेश्चन देकर डिफरेंट एमसीक्यू सिर्फ इसी में से ही पूछ सकती हूँ। इसको देख लीजिएगा स्टूडेंट्स।